गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ यशवंत सिंह, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निम्नौना। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स यानी EL 204 जो कि सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ा कि सबसे पहले हमने देखा था कि एटम क्या होते हैं, एटम के कौन कौन से सब पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कैसे रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल कौन कौन से होते हैं, यानी वो ऑर्बिट्स में जिनमें पाए जाते हैं। फिर जब बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एनर्जी लेवल कैसे मॉडिफाई हो जाते हैं। तो उनके आधार पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, वो सॉलिड्स पढ़ा था। फिर सेमीकंडक्टर पढ़ा हमने, तो सेमीकंडक्टर के टाइप पढ़े। तो अब सेमीकंडक्टर के जस्ट जो नेक्स्ट जो टॉपिक हैं, जैसे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड करंट इन सेमीकंडक्टर, जो कि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट रहेगा। तो वो पढ़ने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, जो कि उन डेरिवेशन को या उनको टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा यूज होंगी। तो बार बार उनको रिकॉल किया जाएगा, इसलिए उन टॉपिक्स को पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सिलेबस में अलग से ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वहाँ यूज होंगी तो पहले हम इनको जान लेते हैं कि ये क्या हैं और क्या इनकी डेफिनेशन है और क्या इनके नोटेशन है और क्या इनकी सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन व जर्मेनियम के लिए क्या इनकी वैल्यू रहेगी। तो आज का लेक्चर इन्हीं इम्पोर्टेंट टर्म्स के लिए रहेगा, जिनमें हम पढ़ेंगे कि VT यानी थर्मल वोल्टेज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, मोबिलिटी क्या होती है, डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पढ़ते हैं आज के सबसे पहली। तो ये थर्मल वोल्टेज पहला जो मैंने बताया कि थर्मल वोल्टेज, तो थर्मल वोल्टेज क्या है, वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान को यदि वोल्ट में कन्वर्ट करके लिखना हो तो वो किसके द्वारा लिखेंगे हम, VT वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो मैथमेटिकली इसको गणितीय रूप से इसका फॉर्मूला होता है, इसे नोटेशन है इसका V सब्सक्रिप्ट में T, यानी V बड़ा है और T को यहाँ इसके साइड में छोटा करके लिखा हुआ आता है। तो VT इज इक्वल टू K बार T अपॉन Q, जहाँ K बार क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका मान रहता है जूल में। यदि इसके मान की बात करें तो 1.381 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, और डिवाइड बाय Q है, Q का मान रहेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और T यहाँ क्या रहेगा, टेम्परेचर इन केल्विन। ये चीज़ नोट करने वाली है कि तापमान यहाँ किस में रहेगा, केल्विन में लिखना है। यदि हमें कहीं पे भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो पहले हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यदि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान हमें K बार में दिया है 1.31 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, तो ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ तो ये रहेगा, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। ये K बार से डिनोट होता है, ये K से। तो 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन होता है। तो इसका हम डिफरेंट टेम्परेचर पर VT का मान निकाल लेते हैं। यदि और K बार का मान पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में जो अभी बताया, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज़ें नोन हो गई। K बार का मान नोन है, Q का मान नोन है, सिर्फ एक चीज़ नोन है, टेम्परेचर। तो यदि इस दोनों चीज़ों का मान पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक वो फॉर्मूला निकल के आएगा, जो कि जिसमें सिर्फ टेम्परेचर ही अननोन रहेगा। तो उस में पुट किया तो हमारे पास मैथमेटिकल निकल के आता है VT इज इक्वल टू T अपॉन 11,600, यानी यदि हम K बार और
टी क्यू का मान पुट कर देते हैं तो वी टी का फॉर्मूला हो जाता है रिड्यूस होके वी टी इज इक्वल टू टी अपॉन 11,600 वोल्ट। यहाँ यानी सिर्फ टेम्परेचर है जो अननोन है और जिसे भी हमें किस में पुट करना है, केल्विन में। तो यदि केल्विन में किसी भी टेम्परेचर का मान पुट कर देंगे तो वी टी का मान यानी उसका वोल्ट इक्विवेलेंट निकल आएगा। यानी जैसे 2 डिग्री सेल्सियस कितनी वोल्टेज के बराबर रहेगा, 3 डिग्री सेल्सियस कितनी वोल्टेज के बराबर रहेगा, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो जैसे यहाँ से क्या होंगे, वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ़ टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, यानी वी टी विल बी क्या 0 केल्विन का मतलब है कि 0 वोल्ट। T इज इक्वल टू 300 केल्विन रूम टेम्परेचर जो हम मानते हैं स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, तो वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 अपॉन 11,600। तो ये 00 कट जाएगी, 3/116 हो जाएगा, जिसको हम सोल्व करेंगे तो 0.0256 वोल्ट या नियरली इक्वल टू 26 मिली वोल्ट। यानी रूम टेम्परेचर को हम मान सकते हैं कि 26 मिली वोल्ट की एक बैटरी का काम करता है, ये इतना। तो ये जो थर्मल वोल्टेज है इसके द्वारा हम किसी भी तापमान को वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है और ये आने वाले जो हमारे आगे के डेरिवेशन होंगे उनमें भी हम वी टी का यूज करेंगे, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर ए लार्ज वेरिएशन इन टेम्परेचर देयर विल बी स्मॉल वेरिएशन इन थर्मल वोल्टेज। और ये इसके साथ ही हमें ये चीज़ भी आनी चाहिए कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन -273, जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। यहाँ चीज़ें रिकॉल करने के लिए बताई जा रही हैं। एग्जाम्पल यदि 0 केल्विन का है तो उतना कितने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो 0 - 273, तो माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी 0 केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेल्सियस। और यदि रूम टेम्परेचर की बात करें तो T इज इक्वल टू 300 केल्विन, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 300 - 273 तो निकल के आएगा 27 डिग्री सेल्सियस, यानी जो कि स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर हम मानते हैं। और जस्ट इसका रिवर्स करना हो, टेम्परेचर इन केल्विन निकालना हो तो हो जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये था हमारा पहला टॉपिक या पहली टर्म थर्मल वोल्टेज, जिसे हमें नोटेशन है जिसका V सबस्क्रिप्ट में T और जिसका गणितीय सूत्र था कि VT इज इक्वल टू K बार T अपॉन Q, जहाँ K बार बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, T टेम्परेचर इन केल्विन था, Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था। और यदि इसके साथ नॉन फैक्टर का मान रख देते हैं तो फाइनली जो गणितीय सूत्र निकल के आता है वो है VT इज इक्वल टू T अपॉन 11,600, वहाँ पे उसका फॉर्मूला निकल के आता है। तो हम किसी भी टेम्परेचर का मान वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, थर्मल वोल्टेज के द्वारा, कि ये इतना तापमान है तो ये कितनी एक इक्विवेलेंट बैटरी का काम करेगा वो हम इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है जो टर्म्स बार बार यूज हो गए हमारे आने वाले डेरिवेशंस में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये एनर्जी के यूनिट है, सेम जैसे कि जूल है वैसे ही ये भी एक एनर्जी की यूनिट है, लेकिन ये प्रैक्टिकल यूनिट है। तो ये क्या है, इट इज़ ए प्रैक्टिकल यूनिट फॉर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम प्रैक्टिकल यूनिट काम में लेते हैं एनर्जी की, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ना कि जूल, क्योंकि जूल एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है इतनी ज़्यादा एनर्जी जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं उनके पास नहीं होती है, तो उसको एक सब यूनिट यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने डिफाइंड कर लिया है। ये हम बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ पे भी हम एनर्जी की बात करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे। तो आज ही नहीं, ये आने वाले लेक्चर ही नहीं, जबकि जब तक कि आप डिप्लोमा करोगे, डिग्री करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट करोगे और हायर जो भी क्वालिफिकेशन आप लोगे, सब जगह इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो एनर्जी की हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यहाँ डेफिनेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी
1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में यदि इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो उसके द्वारा जितनी मात्रा में ऊर्जा ग्रहण की जाती है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? यदि 1 वोल्ट का जो ये लगाया हुआ है यहाँ पे बैटरी, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो उसके द्वारा जितनी एनर्जी ग्रहण की जाती है वो क्या कहलाती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला निकालें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। Q का मान क्या रहेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कितनी यूज किया है? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट यहाँ पे पुट कर दिया तो फाइनली हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू वोल्ट, और कूलम इंटू वोल्ट होता है जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारे पास फॉर्मूला या मान आ गया 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। तो ये जूल की एक बहुत ही छोटी यूनिट यानी सब यूनिट एनर्जी के हमने बता दी, जिसका मान रहेगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल जिसका मान रहता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि देखें तो क्या दर्शाता है? दोनों भी रहेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंडिकेट काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, या फिर कहें तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन। दोनों ही टर्म्स में इसका डिफाइन कर सकते हैं कि जब मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? क्योंकि उसने पोटेंशियल एनर्जी क्या किया है? उसको लॉस्ट किया है। तो काइनेटिक एनर्जी का मान होता है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चार्ज मान होता है Q इंटू V। तो ये इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन, तो 12 mv² इज इक्वल टू Q इंटू वोल्ट। तो यहाँ स्मॉल v से वेलोसिटी को दर्शाया गया है और कैपिटल V से वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस को दर्शाया गया है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे, यानी स्मॉल v का मान क्या हो जाएगा? v² को इधर रख लेंगे तो ये सारी चीज़ें इधर चले जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाए 2qv/m आएगा, और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा 2qv/m और सारे के अंडर रूट। तो इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। यदि उसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस v लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन इस गति से मूव करता है, और ये मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट रहेगी। तो ये था, यानी 2 टर्म हमने पढ़ी कि थर्मल वोल्टेज क्या होते हैं, जो कि वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर था। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एनर्जी की जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन करते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हमारे पास निकल के आता है कि 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये दोनों चीज़ें ही हमें याद करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारे टर्म है वो है मोबिलिटी। जो मोबिलिटी है कि हम बार बार कहेंगे कि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि इनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि इसकी वो मोबिलिटी ज़्यादा है, होल की कंडक्टिविटी कम, या आगे होल के कारण करंट कम होता है क्योंकि इसकी मोबिलिटी कम होती है। तो वो मोबिलिटी है क्या, वो यहाँ डिफाइन करेंगे। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर को डिनोट किया जाएगा, नोटेशन है इसका म्यू, नोटेशन है इसका म्यू। जहाँ पे भी सर्कल, ये जो पॉइंटर मेरा पॉइंट कर रहा है, यहाँ इसके नोटेशन को दर्शाया गया है, ये है म्यू, और ये होती है मोबिलिटी इंडिकेट्स हाउ क्विक द इलेक्ट्रॉन और होल विल बी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी मोबिलिटी क्या दर्शाती है कि कितनी तेज़ी से एक इलेक्ट्रॉन या होल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाता है। यानी एक तो हमें कोई छोटे पत्थर को हटा के एक जगह से दूसरी जगह पर रखना हो,
और एक है किसी भारी भरकम पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह, तो मोबिलिटी किसकी ज़्यादा रहेगी? छोटे वाले की, उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। लेकिन जो जिसका वजन ज़्यादा है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं शिफ्ट कर सकते, तो उसकी मोबिलिटी कम है। तो मोबिलिटी क्या दर्शाती है कि कितनी तेज़ी से एक इलेक्ट्रॉन या होल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है। और गणितीय रूप से इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड इंटेंसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो किसी वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है, जो अभी जस्ट हमने ऊपर जो निकाली थी, जो ये जो वेलोसिटी है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी किसी वोल्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव करेगा, ये उसकी क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इसे यानी हम डिनोट करें तो ये वी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, वी और सबस्क्रिप्ट में डी। तो ये इसकी क्या कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, यानी किसी वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन जिस गति से मूव करता है वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में फील्ड इंटेंसिटी, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है। तो ये इसका गणितीय फॉर्मूला हो गया। यहाँ गणितीय रूप से इसको ये लिखा हुआ है कि म्यू मोबिलिटी का सिंबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने वी और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल डी लिख दिया, अपॉन में कैपिटल ई जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन है। यूनिट इसकी क्या रहेगी? क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वो होती है वोल्ट पर मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर। तो ऊपर जाके हो गया मीटर स्क्वायर और नीचे हो गया वोल्ट इंटू सेकेंड। सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड और सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो ये यहाँ कैसे निकली वो बताया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट रहेगी वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड कहाँ आएंगे? नीचे, तो वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई वोल्ट इंटू सेकेंड और सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई वोल्ट इंटू सेकेंड। अब हम मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के होल की जो मान होता है वो यहाँ, और ये हमें याद करनी है कि इनका मान इस इलेक्ट्रॉन के लिए इतना होता है और जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए क्या क्या मान है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और जो बाकी जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है उनमें इनका मान डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का मान क्या होता है या इनकी यूनिट क्या होती है। कई बार यूनिट ही पूछी जाती है, तो यूनिट भी हमें पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जिसे हम म्यू सबस्क्रिप्ट एन से दर्शाते हैं, और होल मोबिलिटी जिसे हम म्यू और सबस्क्रिप्ट पी से दर्शाते हैं। तो जर्मेनियम के लिए इसका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का मान होता है 3800 यानी 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और होल की मोबिलिटी का मान होता है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और सिमिलरली यदि सिलिकॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का मान होता है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यहाँ वोल्ट लिखना भूल गए, तो ये पर वोल्ट सेकेंड है। तो ये दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन और होल के लिए मोबिलिटी का मान है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जर्मेनियम में 3800 सेंटीमीटर पर वोल्ट सेकेंड और होल का 1800, ये 3800 ये 1800, और सिलिकॉन के लिए ये 1300 और ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यदि कंपेयर करें, हम दोनों को रेशियो निकालें यानी म्यू एन बाई म्यू पी, तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का मान ज़्यादा होता है। यहाँ 3800, यहाँ 1800, यहाँ 1300, यहाँ 500। तो यदि म्यू एन बाई म्यू पी का रेशियो निकालें फॉर जर्मेनियम तो ये 2:1 निकल के आता है, 2.1:1 निकल के आता है जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए निकल के आता है ये 2.6:1 फॉर सिलिकॉन। यानी दोनों की ही केस में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी, होल की मोबिलिटी कम रहेगी। तो जर्मेनियम का जो यूज़ है हम कहाँ करेंगे? हायर कंडक्टिविटी
जर्मेनियम का यूज़ कहाँ, जहाँ हायर कंडक्टिविटी है ड्यू टू ए लार्ज मोबिलिटी ज़्यादा होने के कारण दोनों ही इलेक्ट्रॉन और होल की हमने क्या बताई 3800 और 1800, तो इसके कारण इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है जर्मेनियम की। रिलेटिव बेटर फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, जर्मेनियम का यूज कहाँ किया जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए इसका यूज किया जाएगा ड्यू टू लार्ज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। सिलिकॉन का यूज कहाँ किया जाएगा, रिलेटिवली मोर सुटेबल फॉर स्विचिंग एप्लीकेशन, इसका स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा यूज होएगा। और इट इज़ मोर सुटेबल फॉर हाई पावर हैंडलिंग, हाई पावर जहाँ हैंडल करने की बात आएगी वहाँ सिलिकॉन के बने हुए सेमीकंडक्टर को यूज किया जाएगा। और फर्दर भी हम इनका बताएंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का किस कारण से क्यों यूज किया जाता है और क्यों यूज नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट जो है कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन होल मोबिलिटी, हैंस इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल फास्टर एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट मोर करंट देन ए होल। तो यहाँ से ये क्लियरली जो विजिबल हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा होल की मोबिलिटी से ज़्यादा रहेगी, चाहे वो सिलिकॉन का केस हो चाहे वो जर्मेनियम का केस हो। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन होल की तुलना में ज़्यादा तेज़ गति से ट्रेवल कर सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में करंट कंट्रीब्यूट करेंगे। किसी भी सेमीकंडक्टर में वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करंट कंट्रीब्यूट करेगा किसकी तुलना में, होल की तुलना में। The mobility of charge carrier decrease with temperature. As temperature is increasing, the atom in material will be vibrate, and due to this thermal vibration or thermal agitation, mobility of charge carrier decreases. ये किसी भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी है वो तापमान बढ़ने पर घटेगी। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने पर उस सेमीकंडक्टर या वो चार्ज कैरियर एटम में वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट होने से उनकी जो मोबिलिटी है वो कम होगी, वाइब्रेशन के कारण उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो मोबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज टू पावर -m, जहाँ m का मान अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है, यानी T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ से ये निकल के आता है। तो तापमान बढ़ेगा तो मोबिलिटी घटेगी, तो तापमान बढ़ने से मोबिलिटी घट जाएगी, इसलिए कंडक्टिविटी के ऊपर इनका प्रभाव पड़ेगा। तो 3 टर्म्स हम इस लेक्चर में अभी तक पढ़ चुके हैं। पहली थर्मल वोल्टेज जिसे हम नोटेशन VT से डिनोट किया था, दूसरी थी जो हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे हमने EV से डिनोट किया था जिसका मान निकल के आया था 1.6 × 10⁻⁹ जूल। और थर्ड वन इज़ मोबिलिटी जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी चार्ज कैरियर की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितनी तेज़ी से मूव कर सकता है मोबिलिटी कहलाती है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो कितनी तेज़ी से वो जा सकता है वह गुण उसका क्या कहलाता है, मोबिलिटी कहलाता है। तो वैसे हम देखें तो कुछ चीज़ें जो फिक्स होती हैं उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी वो उनमें हिलने डुलने की क्षमता है ही नहीं। और कुछ कहते हैं कि इनमें तो बहुत मोबिलिटी है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। तो ये मोबिलिटी हमने पढ़ी, इनमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा बताई है और होल की मोबिलिटी कम बताई है। तो नेक्स्ट जो है वो है डिफ्यूज़न कांस्टेंट। तो डिफ्यूज़न कांस्टेंट किसी भी चार्ज कैरियर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल D से, जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे। और ये डेफिनेशन की इसकी बात करें तो होता है कि ये मटेरियल का एक मटेरियल कांस्टेंट होता है जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस से रिलेटेड होता है, यानी ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा और कि किस प्रोसेस से संबंधित होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से संबंधित होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कोफिशिएंट की बात करें तो उसे D सबस्क्रिप्ट में N से डिनोट किया जाएगा, और होल के डिफ्यूजन कांस्टेंट की बात करें तो D सबस्क्रिप्ट में P से डिनोट किया जाएगा। इनका गणितीय फॉर्मूला होता है मोबिलिटी इनटू थर्मल वोल्टेज। यहाँ थर्मल वोल्टेज को यूज कर लिया है। तो ये जो टर्म्स हमने बताई आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें सब में इन टर्म्स का आपस में यूज होगा। तो थर्मल मोबिलिटी इनटू थर्मल वोल्टेज, यदि इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इनटू थर्मल वोल्टेज, यदि होल की डिफ्यूजन कांस्टेंट निकालना है तो होल मोबिलिटी इनटू थर्मल वोल्टेज। यूनिट ऑफ D क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
अब ये डिफ्यूजन कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ इसका क्या रहेगा, तो डिफ्यूजन कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू इंटू वी टी। वी टी का मान हमने देखा कि तापमान बढ़ने पर बढ़ेगा, लेकिन मोबिलिटी का मान तापमान घटने पर घटेगा। वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जबकि म्यू इज नॉन लीनियरली यानी टी रेज टू पावर माइनस एम था। तो इस म्यू के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा कि इसकी तुलना में। तो डी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट डी क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डी का मान घटेगा। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीज विद टेम्परेचर, ये यहाँ पर बताया गया है। फॉर जर्मेनियम की यदि बात करें तो फॉर जर्मेनियम एट 300 केल्विन डी एन इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका मान होता है, जबकि होल डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है 47 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सिलिकॉन के लिए 300 केल्विन पर डिफ्यूजन कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन का 34 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और होल का डिफ्यूजन कांस्टेंट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये डेफिनेशन जो हमने बताई थी वो यहाँ पॉइंट्स के रूप में लिखे हुए हैं। डिफ्यूजन कांस्टेंट इज ए मटेरियल कांस्टेंट एंड इट इज एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी एक ये मटेरियल कांस्टेंट है और ये डिफ्यूजन प्रोसेस से संबंधित होता है। एक और बात है डिफ्यूजन कांस्टेंट से कि इसका मान कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा और इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव। यदि उस डेफिनेशन से हम डी एन और म्यू डी पी का रेशियो निकालें तो डी एन डिवाइडेड बाई डी पी इज इक्वल टू म्यू वन इंटू वी टी डिवाइड बाई म्यू पी इंटू वी टी से वी टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, म्यू वन डिवाइड बाई म्यू पी। और ये रेशियो हमने निकाला था कि 2.1:1 फॉर जर्मेनियम एंड 2.6:1 फॉर सिलिकॉन। ये रेशियो फिक्स है, हमें वो मान याद करने हैं कि म्यू वन का मान 13800 और 1800 फॉर उसके लिए जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए 1300 और 500 उनका मान होता है। वो याद करनी है और बार बार हम इनको चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो डी एन का मान जर्मेनियम के लिए डी एन बाई डी पी का मान 2.1 हो गया। ऐसे ही इन्वर्स करेंगे तो डी पी बाई डी एन का मान 0.5 हो जाएगा। सिलिकॉन के लिए डी एन बाई डी पी का मान 2.6 हो जाएगा। तो ये थे जो हमारी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी आज की। तो 4 टर्म्स हमने पढ़ी। पहली फर्स्ट वन हमने पढ़ी थर्मल वोल्टेज, जिसे हमने समराइज़ कर लेते हैं आज के लेक्चर को कि पहली इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ी हमने थर्मल वोल्टेज, जिसे नोटेशन था V सबस्क्रिप्ट में T, जिसका गणितीय फॉर्मूला निकल के आता था रिजल्टेंट वाला जो बता देते हैं T/11600, जिसका वो फॉर्मूला निकल के आता था, जहाँ T केल्विन में रहता था। यदि नेक्स्ट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था कि वो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी जूल की छोटी सब यूनिट है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमने दर्शाई थी, जिसका मान निकल के आता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था मोबिलिटी। यह चार्ज कैरियर का वह गुण है जिसके कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितनी तेज़ी से मूव करता है, ये मोबिलिटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को μ1 से दर्शाया था, जबकि होल की मोबिलिटी को μp से दर्शाया था। दोनों जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इनका मान अलग अलग होता है। μ1/μp का रेशियो जर्मेनियम के लिए 2.1:1 था और सिलिकॉन के लिए 2.6:1 था। और यदि उसकी बात करें नेक्स्ट टर्म तो थी हमारी डिफ्यूजन कांस्टेंट, जिसे हमें कैपिटल D से डिनोट किया था। वो क्या था, एक मटेरियल कांस्टेंट है जो कि डिफ्यूजन से संबंधित होता है। ये चार्ज कैरियर की मोबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो ये थी आज की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो। तो आज का असाइनमेंट रहेगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है थर्मल वोल्टेज VT, सेकंड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड वन मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर और फोर्थ वन डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो 4 टर्म हैं, इनको डिफाइन कीजिए। ये आज का असाइनमेंट है। इसे आपको 7 दिन के अंदर जो हमारी मेल ID है उसके ऊपर आपको भेजना है। तो थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।